क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने और माने, वो भी बिना किसी लड़ाई झगड़े के? आज हम डेल कार्नेगी की वर्ल्ड फेमस किताब से यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। आप एक बहस जीत जाते हैं, आपके पास सारे फैक्ट्स हैं, सारा लॉजिक आपकी तरफ है, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान आपसे दूर हो जाता है। आपको लगता है कि आप जीत गए, पर असल में शायद आपने वो रिश्ता ही खो दिया। आखिर ऐसा होता क्यों है? अब जरा डेल कार्नेगी की इस गहरी बात पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि आप कोई बहस जीत ही नहीं सकते। अगर आप हारते हैं तो आप हारते ही हैं, और अगर आप जीत भी जाते हैं तब भी आप हारते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को गलत साबित करते हैं ना, तो आप सीधे सीधे उनकी प्राइड को, उनके सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, और नतीजा, आपको उनकी गुडविल नहीं मिलती, जो किसी भी बहस की जीत से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं से कार्नेगी का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत सामने आता है। किसी भी बहस से सबसे अच्छा नतीजा पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे पूरी तरह से टाल देना। जी हाँ, उसे वैसे ही अवॉइड करें जैसे आप किसी जहरीले सांप या भूकंप से बचकर भागेंगे। तो हमारे सामने चॉइस क्या है? जैसा कि बेन फ्रैंकलिन कहते थे, आप बहस करके कह सकते हैं कि एक दिखावटी जीत तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो एक खोखली जीत होगी, क्योंकि उसकी कीमत होगी किसी व्यक्ति की गुडविल, उनका अच्छा नजरिया। तो हमें यह तय करना है कि हमें क्या चाहिए, एक पल भर की जीत या फिर एक लंबा चलने वाला अच्छा रिश्ता। ठीक है, तो एक असहमति को बहस में बदलने से कैसे रोकें? कार्नेगी कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। सबसे पहले, असहमति का स्वागत करें, उसे एक अवसर की तरह देखें। अपने गुस्से पर काबू रखें। पहले सामने वाले की पूरी बात सुनें, उन पॉइंट्स को खोजें जहां आप दोनों सहमत हैं। ईमानदार रहें और अपनी गलती स्वीकार करने से बिल्कुल ना डरें। और हाँ, सामने वाले को अपने इंटरेस्ट दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद जरूर कहें। देखिए, सिर्फ बहस से बचना ही काफी नहीं है। एक और बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है जो रिश्तों को बचाता है, और वो ये है, दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें। कभी भी सीधे तौर पर ये ना कहें आप गलत हैं, क्योंकि जैसे ही हम ये 3 शब्द कहते हैं ना, हम उनकी समझ, उनके जजमेंट और उनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर सीधा हमला कर देते हैं। और इससे क्या होता है? वो तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं और बात आगे बढ़ने की बजाय वही रुक जाती है। तो आप गलत हैं कहने की बजाय इस मैजिक फ्रेज का इस्तेमाल करके देखिए। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं अक्सर गलत होता हूं। चलिए तथ्यों को एक बार फिर से देखते हैं। ये वाक्य ना एक जादू की तरह काम करता है। ये हर तरह की बहस को रोक देता है और दूसरे व्यक्ति को भी उतना ही ओपन माइंडेड और फेयर होने के लिए इंस्पायर करता है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है आर वे क्रॉली की कहानी, जो एक लंबा सेल्समैन थे। पहले वो क्या करते थे? इंस्पेक्टर से नियमों पर बहस करते थे, और हाँ, वो बहस जीत भी जाते थे, लेकिन हजारों डॉलर का बिजनेस खो देते थे। फिर उन्होंने अपना तरीका बदला। अब वो कहते थे कि हो सकता है वो गलत हो, और इंस्पेक्टर से ही सीखने की कोशिश करते थे। नतीजा, वही इंस्पेक्टर अब कोऑपरेटिव हो गया, उनके रिश्ते सुधरे और कंपनी ने एक बहुत बड़ी रकम बचाई। देखा आपने कितना फर्क पड़ता है? हमारा तीसरा सिद्धांत एक डिसआर्मिंग डिफेंस है, मतलब एक ऐसा दांव जो सामने वाले को बिल्कुल निहत्था कर दे। और वो है, अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी और जोर देकर मान लीजिए। अपनी गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि हिम्मत और बड़प्पन की निशानी होती है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। पहला कदम, अपनी गलती को सबसे पहले खुद मान लीजिए। दूसरा कदम, वो सारी नेगेटिव बातें खुद के बारे में कह दीजिए जो दूसरा व्यक्ति शायद आपके बारे में सोच रहा हो। तीसरा, ये सब कुछ उनके कहने का मौका मिलने से पहले ही कर दीजिए। और चौथा कदम, बस देखिए, आप देखेंगे कि उनका डिफेंसिव रवैया तुरंत पिघल जाएगा और वो आपको माफ करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएंगे। एक पुरानी कहावत इस बात को कितनी खूबसूरती से बताती है। लड़कर आपको कभी पर्याप्त नहीं मिलता, लेकिन झुककर आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल जाता है। अपनी गलती मान लेना एक तरह से झुकना ही है, जो लंबे समय में आपको कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर, जो शायद इन सब की नींव है। इसे कार्नेगी शहद की एक बूंद कहते हैं, और सिद्धांत बहुत ही सरल है, हमेशा दोस्ताना तरीके से ही शुरुआत करें। वुड्रो विल्सन ने कहा था, अगर आप मेरे पास अपनी मुट्ठियां भींच कर आते हैं तो मैं वादा कर सकता हूं कि मेरी मुट्ठियां भी उतनी ही तेजी से भींच जाएंगी। ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, सलाह के लिए आते हैं, तो हम साथ बैठकर किसी भी मसले का हल आसानी से निकाल सकते हैं।
तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी के भी मन को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो हमारी बात से सहमत हों, लेकिन अगर हम नर्म और दोस्ताना हों, जैसे शहद की एक बूंद, तो उन्हें उस दिशा में ले जाया जा सकता है जहां वो खुद अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। तो चलिए आज के इस नए टूलकिट पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। पहला, बहस को पूरी तरह से अवॉइड करें। दूसरा, कभी ये ना कहें आप गलत हैं। तीसरा, अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी और पूरे मन से स्वीकार कर लें। और चौथा, हमेशा एक दोस्ताना तरीके से ही शुरुआत करें। तो अंत में ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, हमें जीतना क्या है, बहस या वो इंसान? अगली बार जब भी कोई बहस की सिचुएशन आए तो एक पल रुककर इस सवाल का जवाब जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बातचीत की कला के 3 जबरदस्त रहस्य खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, उन रहस्यों में जाने से पहले एक छोटा सा सवाल। जरा सोचिए, जब लोग फोन पर बात करते हैं तो वो कौन सा एक शब्द है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? ये हमारी बातचीत के तरीके के बारे में काफी कुछ बताता है। कोई अंदाजा? और जवाब है मैं। जी हाँ, आई। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? पर ये इंसानी फितरत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। हम सब नेचुरली खुद पर ही फोकस करते हैं और हमारी बातचीत अक्सर इसी बात का आईना होती है। और देखिए, ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे पक्का डेटा है। न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी ने एक स्टडी की थी और उसमें ये पाया गया कि सिर्फ 500 फोन कॉल्स में मैं शब्द, सुनिए, 3900 बार इस्तेमाल हुआ था। 3900 बार! यकीन होता है? और यही वो असल समस्या है जिसे डेल कार्नेगी ने पहचाना। उन्होंने इसे एक नाम दिया, आई एपिडेमिक, यानी मैं की महामारी। ये जो खुद पर फोकस करने की आदत है ना, यही असली कनेक्शन बनाने के रास्ते में आ जाती है। सोच कर देखिए, जब हर कोई सिर्फ अपनी ही बात कहना चाहता है तो फिर सुनेगा कौन? असल में तो कोई किसी की सुन ही नहीं रहा होता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही जबरदस्त समाधान है। कार्नेगी की किताब के दूसरे हिस्से में 3 ऐसे कमाल के सिद्धांत हैं जो इस मैं की महामारी से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकते हैं और हमें एक बेहतर कॉन्वर्सेशनलिस्ट बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों रहस्यों को जानते हैं। तो पहला रहस्य एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में है, बोलने से ज्यादा सुनना। और देखिए, इसका मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है एक्टिव लिसनिंग, यानी सामने वाला जो कह रहा है उसे सच में दिल से सुनना, सिर्फ उनके शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे की भावनाओं को भी समझना। तो सिद्धांत नंबर 4 कहता है, एक अच्छी श्रोता बनी, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए एनकरेज करें। कार्नेगी कहते हैं कि ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो हम किसी को दे सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी को सच में सुनते हैं ना, तो उन्हें वैलिडेशन मिलता है, उन्हें एहसास होता है कि हाँ, वो ज़रूरी हैं, वो मैटर करते हैं। इसका एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है जो कार्नेगी बताते हैं। एक बार वो एक डिनर पार्टी में एक जाने माने बॉटनिस्ट यानी वनस्पति शास्त्री के पास बैठ गए। अब कार्नेगी को तो बॉटनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बस सवाल पूछने शुरू कर दिए और फिर वो बस सुनते रहे पूरे ध्यान से। घंटों बाद उस बॉटनिस्ट ने मेजबान को बताया कि मिस्टर कार्नेगी सबसे दिलचस्प कॉन्वर्सेशनलिस्ट्स में से एक हैं, जबकि सच तो ये था कि कार्नेगी ने तो मुश्किल से ही कुछ कहा था। देखा, यही तो फर्क है ना? एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट ध्यान से सुनता है, वो सच में दिलचस्पी लेता है, वो ऐसे सवाल पूछता है जिनका जवाब देने में सामने वाले को मजा आए। और दूसरी तरफ एक उबाऊ इंसान जो, जैसा कि कार्नेगी कहते हैं, बस अपने ही बारे में बोलता रहता है, हर वक्त अपने ही ईगो के नशे में चूर। ओके, तो सुनने की अहमियत तो हमें समझ आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की तरफ। ये इस बारे में है कि हमें बात किस चीज़ पर करनी चाहिए, और इसके लिए कमाल की स्ट्रैटेजी है जिसे हम रूजवेल्ट स्ट्रैटेजी कह सकते हैं। तो सिद्धांत नंबर 5 कहता है, दूसरे व्यक्ति के इंटरेस्ट्स के बारे में बात करें। ये सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, पर ये उतना ही पावरफुल है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है, अपने काम में, अपनी हॉबीज़ में, अपनी समस्याओं में, उनकी अपनी दुनिया में। और थियोडोर रूजवेल्ट इस चीज़ के मास्टर थे।
जरा सोचिए, व्हाइट हाउस में उनसे मिलने कोई काउबॉय आए या कोई डिप्लोमैट, वो हर किसी से उनके फील्ड की बात कर सकते थे। उनका सीक्रेट क्या था? सिर्फ एक चीज, तैयारी। जब भी उनसे कोई मिलने वाला होता था, वो एक रात पहले देर तक जाकर उस विषय पर रिसर्च करते थे जिसमें उनके गेस्ट को इंटरेस्ट था। इससे ये पता चलता है कि वो सामने वाले इंसान की सच में कितनी परवाह करते थे। और अब हम आ गए हैं तीसरे और शायद सबसे अहम रहस्य पर। ये एक ऐसी फंडामेंटल इंसानी ज़रूरत के बारे में है जो हम सबके अंदर बहुत गहराई में होती है। तो सिद्धांत नंबर 6 कहता है, सामने वाले इंसान को इम्पोर्टेंट महसूस कराएं और ये दिल से, ईमानदारी से करें। देखिए, ये झूठी तारीफ या मस्का लगाने के बारे में नहीं है, ये सच्ची अप्रिसिएशन के बारे में है, ये एम्पैथी के बारे में है, यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर उनकी फीलिंग्स को समझना। ये एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल बात है। मशहूर फिलोसोफर विलियम जेम्स ने इसे इंसानी फितरत का सबसे गहरा सिद्धांत कहा था। क्या? इम्पॉर्टेंट महसूस करने की इच्छा। यही वो चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है, हमसे बड़े बड़े काम करवाती है। हम सब, चाहे जो भी हों, अपनी छोटी सी दुनिया में इम्पॉर्टेंट महसूस करना चाहते हैं। इस सिद्धांत की ताकत एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। क्रिस नाम का एक स्टूडेंट था, एक क्राफ्ट्स क्लास में, बहुत ही शांत, शर्मीला सा। उसके टीचर रोनाल्ड जे रोलैंड ने एक दिन उससे कहा कि वो इम्पोर्टेंट है और उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। बस इस एक लाइन ने, इस सच्ची तारीफ ने क्रिस को पूरी तरह बदल दिया। वो एक कॉन्फिडेंट और एंगेज स्टूडेंट बन गया और इससे इंस्पायर होकर उस टीचर ने अपनी पूरी क्लास के लिए एक साइन बनाया जिस पर लिखा था, यू आर इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, जब हम इन तीनों सिद्धांतों को मिला देते हैं तो हमारे पास बेहतर बातचीत के लिए एक पूरी टूल किट तैयार हो जाती है। और ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स या टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये दूसरों के प्रति अपना पूरा नजरिया, अपना पूरा पर्सपेक्टिव बदलने के बारे में है। तो चलिए फटाफट इसको समराइज करते हैं। स्टेप नंबर 1, ज्यादा सुनिए, कम बोलिए, और जो सुन रहे हैं उसमें सच्ची दिलचस्पी दिखाइए। स्टेप नंबर 2, सामने वाले के इंटरेस्ट्स को जानिए, पता लगाइए उन्हें किस चीज में मजा आता है और उस टॉपिक पर बात कीजिए। और स्टेप नंबर 3, उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराइए, ईमानदारी से। ये 3 कदम, यकीन मानिए, किसी भी बातचीत को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। तो इस चर्चा को हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, ये सारे सिद्धांत सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक कॉल टू एक्शन है। तो सवाल ये नहीं है कि हमने क्या सीखा, सवाल ये है, आज हम किसकी कहानी सुनेंगे, आज हम किसे इम्पोर्टेंट महसूस कराएंगे। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार कर देखिए, जो कनेक्शंस बनेंगे हो सकता है वो आपको हैरान कर दें। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से दोस्त बना लेते हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सुपर पावर हो। डेल कार्नेगी की किताब हमें यही सिखाती है कि एक बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन कैसे बनाया जाए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि हम डेल कार्नेगी के सिद्धांतों में जाएं, एक सवाल है। जरा सोचिए, जब लोग बात करते हैं तो वो कौन सा एक शब्द है जो बार बार सबसे ज्यादा दोहराया जाता है? कोई अंदाजा? सोचिए जरा। जवाब है मैं। जी हाँ, मैं। एक स्टडी में 500 टेलीफोन कॉल्स को एनालाइज किया गया और पता चला कि मैं शब्द 3900 बार इस्तेमाल हुआ था। मैं, मेरा, मुझे, यही वो शब्द है जो इंसानी फितरत का सबसे बड़ा राज खोलता है। और पता है, यही है वो सबसे बड़ी गलती जो हम सब दूसरों से जुड़ते समय करते हैं। हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर होता है। हम अक्सर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने स्मार्ट, फनी या सक्सेसफुल हैं। हम चाहते हैं कि लोग हम में दिलचस्पी लें, मतलब हम इंटरेस्टिंग दिखें। लेकिन असलियत यह है कि हर इंसान सबसे ज्यादा खुद में इंटरेस्टेड होता है। इसलिए कनेक्शन बनाने का असली राज अपना फोकस दूसरों पर रखने में है, इंटरेस्टिंग बनने में नहीं, इंटरेस्टेड होने में। तो इस सेल्फ फोकस का तोड़ क्या है? कार्नेगी का पहला सिद्धांत है, दूसरों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड बने। और ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसमें उतनी ही ज्यादा गहराई है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर का ये क्वोट बिल्कुल साफ साफ बताता है कि दूसरों में दिलचस्पी न लेना ही जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों की जड़ है। ये सिर्फ एक सोशल स्किल नहीं है, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने का आधार है। इस सच्चाई को समझने के लिए बस एक कुत्ते के बारे में सोचिए। जब वो आपको देखकर अपनी पूंछ हिलाता है, खुशी से उछलता है, तो उसका कोई स्वार्थ नहीं होता। उसका इंटरेस्ट एकदम प्योर होता है। वो आपको देखकर सच में खुश होता है। क्या हम भी लोगों से मिलते समय ऐसी ही जेन्युइन खुशी दिखा सकते हैं? हमारा दूसरा सिद्धांत,
एक ऐसा टूल है जिसे हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसकी कीमत अनमोल है। ये है एक मुस्कुरान। ये पुरानी चीनी कहावत आज भी कितनी रेलेवेंट है ना? एक मुस्कान बिना कुछ कहे ये बताती है, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको देखकर मुझे खुशी हुई। ये गुडविल बनाने का सबसे सीधा और सबसे असरदार तरीका है। कार्नेगी अपनी किताब में कहानी बताते हैं। एक डॉक्टर का वेटिंग रूम था, सब लोग चुपचाप, बोर और टेंशन में बैठे थे। तभी एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ आई। उस बच्चे ने एक अजनबी को देखकर एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल दी। और फिर क्या था, उस आदमी ने भी स्माइल बैक किया। दोनों में बात शुरू हुई और देखते ही देखते पूरे कमरे का माहौल ही बदल गया। सब एक दूसरे से बात करने लगे। सोचिए, ये है एक छोटी सी मुस्कान की ताकत। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फेस टू फेस काम करता है। टेलीफोन कंपनीज का एक प्रोग्राम होता है, फोन पावर। वो अपने एम्प्लॉयज को सिखाते हैं कि फोन पर बात करते हुए भी स्माइल करें। क्यों? क्योंकि आपकी स्माइल आपकी आवाज के टोन में सुनाई देती है। सामने वाले को वो वार्मथ महसूस होती है, भले ही वो आपको देखना पा रहा हो। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे पर्सनल सिद्धांत पर। एक ऐसा तरीका जिससे किसी को भी इम्पोर्टेंट और वैल्यूड महसूस कराया जा सकता है। किसी का नाम उस व्यक्ति के लिए दुनिया का सबसे मीठा संगीत होता है। ये डेल कार्नेगी का एक ऐसा कोर प्रिंसिपल है जो कभी भी फेल नहीं होता। जब कोई हमारा नाम याद रखता है और उसे इस्तेमाल करता है, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहा होता, वो हमारी पूरी आइडेंटिटी को, हमारी यूनिकनेस को एक्नॉलेज कर रहा होता है। वो बिना कुछ कहे ये जताता है कि हम उनके लिए मायने रखते हैं, कि हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत ही सटल लेकिन पावरफुल कॉम्प्लीमेंट है। अब सवाल ये है कि नाम याद रखें कैसे, स्पेशली जब हम बहुत से नए लोगों से मिल रहे हों। यह हम सबके साथ होता है, राइट? तो चलिए अब क्यों से कैसे पर चलते हैं। नेपोलियन द थर्ड, जो हजारों लोगों को उनके नाम से जानते थे, वो यही टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। जब आप किसी से मिलें तो कॉन्शियसली उनके नाम पर फोकस करें, उसे बातचीत में रिपीट करें, जैसे आपसे मिलकर अच्छा लगा राहुल। अगर नाम यूनिक है तो स्पेलिंग पूछ लें। अपने दिमाग में उस नाम को उनके चेहरे या किसी खास बात से एसोसिएट करें और जाते समय एक बार फिर उनका नाम जरूर लें। तो ये रहे वो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। लोगों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड बने, उन्हें एक वार्म स्माइल दें और उनका नाम याद रखकर इस्तेमाल करें। ये है आपकी फर्स्ट इंप्रेशन टूल किट। इसे आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें। अगली बार जब आप किसी से मिलें, चाहे वो आपके ऑफिस का गार्ड हो, कैफेटेरिया में काम करने वाला कोई इंसान हो या कोई नया क्लाइंट, तो इस टूल किट को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। जरा सोचिए, सिर्फ किसी का नाम याद रखकर आप किसका दिन रोशन कर सकते हैं। हेलो, कभी सोचा है कि काश लोग हमारी बात सुने, हमें पसंद करें और हमारे साथ काम करना चाहें? ये कोई जादू नहीं है। आज हम डेल कार्नेगी की उस क्लासिक किताब से 3 ऐसी बुनियादी तकनीकें सीखेंगे जो इंसानी रिश्तों की इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझा सकती हैं। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। कभी ऐसा हुआ है ना कि किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है, या किसी को मोटिवेट करना चाहते हैं पर वो सुनते नहीं। हम सब इस सिचुएशन से गुजरते हैं, क्योंकि सच कहूं तो लोगों को हैंडल करना वाकई एक पजल जैसा ही है। और पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हम खुद। हमारे जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, किसी की गलती पर फौरन गुस्सा करना, उन्हें क्रिटिसाइज करना, यही चीजें असल में रिश्ते को और बिगाड़ देती हैं। और बस इसीलिए हमें एक बेहतर, एक अक्लमंद तरीके की जरूरत है। और ऐसी सिचुएशन में एंट्री होती है डेल कार्नेगी की। उनकी जीनियस यही थी। सोचिए जरा, लगभग 1 सदी पहले उन्होंने अपनी किताब में इस पजल का जो सॉल्यूशन दिया था ना, वो आज की इस डिजिटल दुनिया में भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। तो आते हैं पहले और सबसे जरूरी प्रिंसिपल पर। कार्नेगी इसे कहते हैं डोंट किक द बी हाइव, मतलब मधुमक्खी के छत्ते पर लात मत मारो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, राइट? लेकिन ह्यूमन रिलेशंस के लिए इससे गहरा सबक शायद ही कोई हो। तो सवाल ये है कि क्रिटिसिज्म यानी आलोचना काम क्यों नहीं करती? सिंपल सा जवाब है, क्योंकि ये सीधे किसी के ईगो पर, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक करती है। जैसे ही हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, वो इंसान फौरन डिफेंसिव मोड में चला जाता है। अपनी गलती मानने के बजाय वो खुद को जस्टिफाई करने लगता है, और रिजल्ट रिश्ते में दरार। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब बस किताबी बातें हैं, तो ठहर जाइए। हिस्ट्री के सबसे ग्रेट लीडर्स में से एक अब्राहम लिंकन, उन्होंने भी ये सबक बड़ी मुश्किल से सीखा था।
जब लिंकन जवान थे तो वो लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करते थे। उनका मजाक उड़ाते हुए लेटर्स और पोएम्स लिखते थे, जिससे उन्होंने लाइफ लॉन्ग दुश्मन बना लिए। लेकिन फिर सिविल वॉर शुरू हुआ। जब उनके जनरल्स फेल हो रहे थे और सब उन्हें ब्लेम कर रहे थे, तब उन्होंने आलोचना का रास्ता छोड़ दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद का है। उन्होंने अपने जनरल मीड को एक बहुत बहुत गुस्से भरा लेटर लिखा, लेकिन वो लेटर कभी भेजा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक वो समझ चुके थे कि क्रिटिसिज्म करना बेकार है, फ्यूटाइल है। तो पहला प्रिंसिपल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। आलोचना, निंदा या शिकायत मत कीजिए। ये रिश्ते जोड़ने का नहीं, तोड़ने का आसान रास्ता है। ओके, तो अगर क्रिटिसाइज नहीं करना है तो फिर करना क्या है? यहाँ आता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। ये नेगेटिव को हटाकर एक बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव एक्शन पर फोकस करता है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक बहुत ही गहरी, एक आग जैसी इच्छा होती है, द डिजायर टू बी इम्पॉर्टेंट, मतलब खास महसूस करने की चाहत। ये ज़रूरत खाने और नींद जितनी ही ज़रूरी है, पर ये एक ऐसी भूख है जो अक्सर अधूरी रह जाती है। इसी बात से जुड़ा एक किस्सा है चार्ल्स श्वाब का। उनकी सैलरी पता है कितनी थी? $1 मिलियन अ ईयर। और ये आज की बात नहीं है, ये उस जमाने की बात है, एक अनबिलीवेबल अमाउंट। आखिर ऐसा क्या खास था उनमें? ये था उनका $1 मिलियन सीक्रेट। श्वाब कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी एसेट, उनकी सबसे बड़ी ताकत, लोगों में एंथुजियाज्म यानी जोश जगाने की काबिलियत थी। और उनका तरीका? अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट, सच्ची तारीफ और हिम्मत देना। वो लोगों की गलतियां निकालने के बजाय उनकी अच्छाइयों को सराहते थे। वो कहते थे, मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एप्रिसिएशन यानी सच्ची तारीफ और फ्लैटरी यानी चापलूसी, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एप्रिसिएशन दिल से निकलती है, वो सेल्फलेस होती है, जबकि फ्लैटरी वो सिर्फ ज़ुबान से और हमेशा सेल्फिश होती है। एक को लोग एडमायर करते हैं, दूसरी को कंडेम। इसीलिए हमारा दूसरा प्रिंसिपल है गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। ईमानदार और सच्ची तारीफ कीजिए। ये लोगों में से उनका बेस्ट बाहर लाने का सबसे पावरफुल तरीका है। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे स्मार्ट प्रिंसिपल पर। कार्नेगी इसे एक बड़ी मजेदार एनालॉजी से समझाते हैं, बेटिंग द हुक। जरा सोचिए, जब आप मछली पकड़ने जाते हैं तो हुक में अपनी फेवरेट चीज जैसे स्ट्रॉबेरी और क्रीम लगाते हैं? नहीं ना, आप वो लगाते हैं जो मछली को पसंद है, यानी केचुआ। बस लोगों को इन्फ्लुएंस करने का रूल भी बिल्कुल यही है। किसी और से कुछ करवाने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है उन्हें वो चीज चाहने पर मजबूर करना। जैसा कि हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने कहा था, सबसे पहले सामने वाले के अंदर एक जोरदार इच्छा जगाओ। जो ये कर सकता है, पूरी दुनिया उसके साथ है, जो नहीं वो अकेला रह जाता है। तो हमारा तीसरा और आखिरी फंडामेंटल प्रिंसिपल है अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बात अपनी जरूरत की नहीं, उनकी जरूरत की कीजिए। तो चलिए अब इन तीनों प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये आपके लिए ह्यूमन रिलेशंस को हैंडल करने का एक पावरफुल टूल किट है। स्टेप 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। स्टेप 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। और स्टेप 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। बस ये 3 सिंपल से कदम, और ये किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, इसके रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक मैनेजर है, वो प्रिंसिपल नंबर 1 को तोड़ने के बजाय, यानी क्रिटिसाइज करने के बजाय, प्रिंसिपल नंबर 2 को अपनाता है, लोगों की सच्ची तारीफ करता है। तो पता है क्या होता है? स्टडीज बताती हैं कि टीम की प्रोडक्टिविटी 20% तक बढ़ जाती है, और कंपनी को एम्प्लॉयज के आने जाने में जो लाखों का नुकसान होता है, उसमें भी कमी आती है। इमेजिन 5 लाख की सेविंग। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये लोगों को मैनिपुलेट करने की टेक्निक्स नहीं है, बल्कि ये एक नया नजरिया है, एक नया वे ऑफ लाइफ है, जो एम्पैथी यानी सहानुभूति पर बेस्ड है। तो इस सबके बाद एक सवाल छोड़ जाता हूँ, इन 3 पावरफुल टेक्निक्स में से वो कौन सी एक है जिसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है? याद रखिएगा, एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स ला सकता है। इस पे सोचना जरूर।
कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमें पता होता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन सामने वाले को अपनी बात मनवा ही नहीं पाते। तो आज हम डेल कार्नेगी के 4 ऐसे जबरदस्त प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो किसी को भी अपनी बात मनवाने में मदद करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हम सबके साथ होता है ना, कोई बहस चल रही है, हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं, सारे लॉजिक हैं, पर सामने वाला टस से मस होने को तैयार ही नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो सवाल ये है कि जब लॉजिक फेल हो जाए तो क्या किया जाए? और यहीं पर डेल कार्नेगी का जीनियस काम आता है। हम एक तरह से 4 जबरदस्त टेक्निक्स की एक टूलकिट देखने वाले हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई ट्रिक्स नहीं है, ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं, जो असल में लोगों को मोटिवेट करती हैं। तो हमारा पहला टूल जो कि बिल्कुल फाउंडेशन है, वो है द मैजिक फ्रेज, यानी जादुई वाक्यांश। ये सब कुछ सिंपैथी के बारे में है। मतलब किसी भी आर्ग्यूमेंट को शुरू होने से पहले ही रोक देने की कमाल की ताकत। बस एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसा फ्रेज हो सकता है जो किसी भी गर्मा-गर्म बहस को एकदम से शांत कर दे? मतलब एक ऐसा फ्रेज जो सामने वाले को तुरंत डिफेंसिव मोड से बाहर ले आए और वो हमारी बात सुनने को तैयार हो जाए। तो ये है वो मैजिक फ्रेज। अब सवाल उठता है कि ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सामने वाले को एकदम से डिसआर्म कर देता है। इससे हम उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं। हम ये मानते हैं कि उनका नजरिया भी अपनी जगह पर ठीक है, और बस उनका डिफेंसिव होना तुरंत खत्म हो जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी ना बहुत सिंपल है। हम सब चाहते हैं कि हमें समझ आ जाए। जब कोई सिंपैथी दिखाता है तो एक कनेक्शन बनता है। ये कहने जैसा है, मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, और यही किसी भी कामयाब बातचीत की बुनियाद है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे टूल पर, द मोटिवेटर। ये टूल लोगों के नोबलर मोटिव्स, यानी उनके नेक इरादों को अपील करने के बारे में है। मतलब उनकी वैल्यूज और वो खुद को जैसा देखना चाहते हैं उससे कनेक्ट करना। जे पियरपॉन्ट मॉर्गन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि लोग अपने किसी भी काम के लिए 2 वजह देते हैं, एक जो सुनने में अच्छी लगती है और दूसरी असली वजह। जरा सोचिए इस बारे में। हम सब अपने कामों को अच्छी अच्छी वजह देकर जस्टिफाई करना पसंद करते हैं, है कि नहीं? तो एक स्मार्ट इंसान हमेशा उस सुनने में अच्छी लगने वाली वजह पर फोकस करता है। और कार्नेगी का ये कोट इसे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। जब हम किसी के ऊंचे इरादों से अपील करते हैं तो हम उन्हें वो अच्छा इंसान बनने का मौका दे रहे होते हैं जो वो असल में बनना चाहते हैं। तो याद रखिए, हमेशा उस नोबल मोटिव को ढूंढिए। हमारा तीसरा टूल है दी एम्पलीफायर, या जैसा कार्नेगी ने कहा, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। देखिए, आज की दुनिया में सिर्फ फैक्ट्स बता देना काफी नहीं होता। अपने आइडियाज को जिंदा, यादगार और असरदार बनाना पड़ता है। उन्हें ड्रामेटाइज करना पड़ता है। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल सुनिए। एक रैट पॉइजन बनाने वाली कंपनी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारी दवा काम करती है। नहीं, उन्होंने अपनी दुकान की खिड़की में 2 जिंदा चूहे रख दिए, प्रॉब्लम को ड्रामेटाइज कर दिया। नतीजा, सेल्स आसमान छूने लगी। उन्होंने प्रॉब्लम को सिर्फ बताया नहीं, उसे दिखाया। ये कितनी ही बार टीवी एड्स में देखा होगा। वो ये नहीं कहते कि हमारा डिटर्जेंट बेहतर है, वो एक गंदी शर्ट दिखाते हैं जो मैजिक की तरह एकदम साफ हो जाती है। ये शो डोंट टेल का क्लासिक प्रिंसिपल है, और ये कमाल का असर करता है। और ये सिर्फ मार्केटिंग की बात नहीं है। कार्नेगी एक पिता की कहानी बताते हैं जिसने खिलौने समेटने जैसे बोरिंग काम को एक खेल में बदल दिया। उसने अपने बेटे को ट्रेन का इंजीनियर बना दिया जो वैगन में कोयला यानी खिलौने भर रहा था। इससे क्या सीखने को मिलता है? यही कि थोड़ा सा ड्रामा किसी भी काम को मजेदार बना सकता है। और अब बारी है हमारे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल टूल की, द गेम चेंजर। कार्नेगी ने इसे कहा, थ्रो डाउन अ चैलेंज, यानी एक चुनौती देना। ये सब कुछ कंपटीशन और सबसे बेहतर करने की हमारी अंदरूनी इच्छा को जगाकर लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करने के बारे में है। इंडस्ट्रियलिस्ट चार्ल्स श्वाब इस प्रिंसिपल को बखूबी समझते थे। उन्होंने एक पिछड़ रही मिल की किस्मत सिर्फ एक चाक के टुकड़े से बदल दी। उन्होंने जमीन पर दिन की शिफ्ट का प्रोडक्शन नंबर लिख दिया। बस एक चैलेंज दे दिया। रात की शिफ्ट ने उसे देखा और अगली सुबह एक बड़ा नंबर लिख दिया, और देखते ही देखते प्रोडक्शन में जबरदस्त उछाल आ गया। एक चैलेंज, ये हमारे अंदर की सबसे बेहतर करने की गहरी इच्छा को जगाता है। ये हमें खुद को साबित करने का एक मौका देता है। थियोडोर रूजवेल्ट की कहानी सोचिए। जब उन्हें कायर कहा गया तो इसी चैलेंज ने उन्हें लड़ाई में डटे रहने पर मजबूर कर दिया। और इस एक चैलेंज ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली, बल्कि देश का इतिहास भी बदल दिया।
तो ये है हमारी पूरी टूल किट। पहला, द मैजिक फ्रेज, जो सिंपैथी से डिफेंस को खत्म करता है। दूसरा, द मोटिवेटर, जो लोगों की अच्छी वैल्यूज से कनेक्ट करता है। तीसरा, द एम्पलीफायर, जो आइडियाज को यादगार बनाता है। और चौथा, द गेम चेंजर, जो एक्शन लेने के लिए चैलेंज देता है। किसी को भी अपनी बात मनवाने के लिए ये 4 बेहद पावरफुल टूल्स हैं। तो अब सवाल ये है, इन पावरफुल टूल्स में से सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल होने वाला है? याद रखिए, किसी को अपनी बात मनवाना सिर्फ बहस जीतना नहीं है। ये कनेक्शंस बनाने और लोगों को इंस्पायर करने के बारे में है। तो जाइए और इन्हें आजमाइए। नमस्ते। डेल कार्नेगी के इस मास्टरपीस पर जो हमारी 8 पार्ट सीरीज चल रही थी, उसके ग्रैंड फिनाले में आप सबका स्वागत है। पिछले 7 पार्ट्स में हमने इंसानी रिश्तों के कोर प्रिंसिपल्स को समझा, और अब हम आ गए हैं आखिरी और सच कहूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज पर। तो आइए इसमें और गहराई से उतरते हैं। आज हम सिर्फ कुछ टेक्निक्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी को समझेंगे। ये वो अनमोल उसूल हैं जो एक मैनेजर को एक ट्रू लीडर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यहाँ तक का सफर तय किया है और अब मंजिल दूर नहीं है। ये जो आखिरी कुछ उसूल है ना, ये सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं है, बल्कि ये लोगों को इंस्पायर करके उन्हें बेहतर बनाने के लिए हैं। सो इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए। तो आज हम इन्फ्लुएंस के शिखर यानी समिट पर पहुंचेंगे। हम प्रेज की पावर को समझेंगे, एक अच्छी रेप्यूटेशन बनाने की आर्ट सीखेंगे और लोगों की गलतियों को सुधारने का एक आसान सा तरीका जानेंगे। फिर हम पूरे कार्नेगी कोड को एक क्विक रिकैप करेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि असली सफर तो अब शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कोर प्रिंसिपल से। देखिए, एक लीडर का सबसे बड़ा काम है अपनी टीम में ग्रोथ को फ्यूल करना, और इसका सबसे पावरफुल इंजन पता है क्या है? प्रेज यानी तारीफ। डेल कार्नेगी का ये कोट उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। क्रिटिसिज्म से काबिलियत मुरझा जाती है, लेकिन इनकरेजमेंट से वही काबिलियत खिल उठती है। एक पल के लिए सोचिए, आपकी लाइफ में किसका ज्यादा असर हुआ है, आलोचना का या प्रोत्साहन का? इसीलिए प्रिंसिपल नंबर 6 कहता है, छोटी से छोटी इंप्रूवमेंट को भी पहचानिए और उसकी तारीफ कीजिए। हर इंप्रूवमेंट की तारीफ कीजिए, और तारीफ करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं, दिल से और खुलकर तारीफ कीजिए। यही चीज तो लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अच्छा, अब तारीफ से एक कदम आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस का अगला लेवल ये है किसी को एक ऐसी रेप्यूटेशन देना जिसे वो हमेशा बरकरार रखना चाहेगा। ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक है, सीरियसली। कार्नेगी शेक्सपियर को कोट करते हुए कहते हैं, अगर आप में कोई अच्छाई नहीं है तो उसे अज्यूम कर लीजिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी में कोई खास क्वालिटी आए, तो उससे ऐसे बात कीजिए जैसे वो क्वालिटी उसमें पहले से ही मौजूद है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल देखते हैं। एक बहुत अच्छा मैकेनिक था जिसका काम धीरे धीरे खराब होने लगा। उसके मैनेजर हेनरी हेंके ने उसे डांटने के बजाय पता है क्या किया? उसे उसके पास्ट रेप्यूटेशन की याद दिलाई कि वो कितना फाइन मैकेनिक हुआ करता था। बस इतना सुनते ही अपनी उस रेप्यूटेशन को जिंदा रखने के लिए वो मैकेनिक फिर से एक रिलायबल और बेहतरीन वर्कर बन गया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, यानी प्रिंसिपल नंबर 7, लोगों को एक ऐसी बेहतरीन रेप्यूटेशन दीजिए जिसे वो हमेशा मेंटेन करना चाहेंगे। जब किसी पे विश्वास दिखाया जाता है तो वो उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते। इट्स दैट सिंपल। अब आते हैं मास्टर लेवल प्रिंसिपल पर। किसी की गलती को सुधारने का सबसे इफ़ेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? उन्हें ये महसूस कराना कि सुधार करना बहुत आसान है। उनके मन से फेलियर का डर निकाल देना। इस कहानी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक 40 साल के बैचलर ने डांस सीखना शुरू किया। पहली टीचर ने कहा, तुम सब गलत कर रहे हो, सब भूल जाओ और शुरू से सीखो। इससे उनकी हिम्मत टूट गई, ऑब्वियसली। लेकिन दूसरी टीचर ने उनके नेचुरल रिदम की तारीफ की और कहा कि डांस तो आसान है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। बस इतने से इनकरेजमेंट से उनका डर खत्म हो गया और वो इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट हो गए। इसीलिए आखिरी लीडरशिप प्रिंसिपल है, हमेशा इनकरेजमेंट का इस्तेमाल करें। गलती को इतना बड़ा मत बनाइए कि सामने वाला घबरा जाए। उसे एहसास दिलाइए कि ये गलती सुधारना बहुत आसान है। ये साइकोलॉजिकल बैरियर हटाते ही इम्प्रूवमेंट का रास्ता अपने आप खुल जाता है।
तो ये थे लीडरशिप के आखिरी उसूल। अब इस पूरी सीरीज को कंसोलिडेट करने का वक्त आ गया है। चलिए एक रैपिड फायर रीकैप करते हैं उन सभी प्रिंसिपल्स का जो हमने सीखे हैं। शुरुआत हुई थी पार्ट 1 से लोगों को हैंडल करने की फंडामेंटल टेक्निक्स के साथ। हमने सीखा कि लोगों को संभालने के 3 बुनियादी उसूल हैं। कभी किसी की आलोचना, निंदा या शिकायत मत कीजिए। हमेशा ईमानदार और सिंसियर अप्रिसिएशन दीजिए। और सबसे जरूरी, सामने वाले के अंदर उस काम को करने की एक तीव्र इच्छा, एक ईगर वांट जगाइए। फिर हमने देखा पार्ट 2, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के 6 सुपर इफेक्टिव तरीके। इसके 6 तरीके थे। लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लीजिए, एक प्यारी सी स्माइल दीजिए, हमेशा उनका नाम याद रखिए क्योंकि ये उनके लिए सबसे मीठा शब्द है। एक अच्छे लिसनर बनिए, उनके इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए, ना कि अपने। और आखिर में उन्हें दिल से सिंसियरली इम्पॉर्टेंट फील कराइए। पार्ट 3 में हमने सीखा लोगों को अपने नज़रिए पर लाने का तरीका, वो भी बिना किसी टकराव के। इसके लिए हमने सीखा बहस जीतने का एक ही तरीका है, उसे अवॉइड करना। अगर आप गलत हैं तो उसे तुरंत और जोर देकर मान लीजिए। हमेशा एक फ्रेंडली अंदाज में शुरुआत कीजिए। ईमानदारी से चीज़ों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश कीजिए और उनके विचारों और इच्छाओं के प्रति हमेशा सिंपैथेटिक रहिए। और आखिर में पार्ट 4, जहां हमने एक सच्चा लीडर बनना सीखा। इसके लिए हमने सीखा कि शुरुआत हमेशा तारीफ और ऑनेस्ट अप्रिसिएशन से करनी है। गलतियों को इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करना है, सीधे सीधे नहीं। और किसी और को आईना दिखाने से पहले खुद की गलतियों की बात करनी है। फिर डायरेक्ट ऑर्डर्स देने के बजाय सवाल पूछने हैं। हमेशा सामने वाले को सेफ फेस करने का मौका देना है, मतलब उसकी इज्जत बरकरार रखनी है। और जैसा अभी हमने देखा, हर छोटे बड़े इम्प्रूवमेंट को प्रेज करना है, उन्हें एक अच्छी रेप्यूटेशन देनी है जिसे वो बरकरार रखना चाहें। और आखिर में ये एहसास दिलाना है कि गलती सुधारना एक्चुअली बहुत आसान है। तो ये था डेल कार्नेगी का पूरा कोट। लेकिन यहाँ ये सफ़र ख़त्म नहीं होता है, असली सफ़र तो अब शुरू होगा। इन प्रिंसिपल्स को बस जान लेना काफ़ी नहीं है। ये एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, एक नए तरीके से दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने की शुरुआत। इन्हें रोज़ प्रैक्टिस करना, अपनी आदत बनाना, यही असली चैलेंज और असली जीत है। तो आखिरी सवाल ये उठता है, इतने सारे उसूलों में से वो कौन सा एक प्रिंसिपल है जिसे आज अभी सबसे पहले अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश की जा सकती है? इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इस पूरे सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस सीरीज़ ने इंसानी रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने और उन्हें निभाने की एक नई दृष्टि दी होगी। धन्यवाद। अच्छा, सोचिए, एक लीडर के तौर पर सबसे मुश्किल कामों में से एक क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से किसी के काम या व्यवहार को सुधारना, वो भी बिना कोई नाराजगी पैदा किए। आज हम डेल कार्नेगी की मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से यही सीखने वाले हैं कि कैसे बिना अपमानित किए लोगों में एक पॉजिटिव बदलाव लाया जाए। तो सीधी आलोचना आखिर काम क्यों नहीं करती? कार्नेगी बताते हैं कि डायरेक्ट क्रिटिसिज्म एक चिंगारी की तरह है जो किसी के स्वाभिमान के बारूद को भड़का देती है। ये किसी को सीखने के लिए तैयार नहीं करती, बल्कि उन्हें एक दीवार खड़ी करने पर मजबूर कर देती है। और नतीजा, लोग अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय उन्हें सही ठहराने में लग जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सीधी आलोचना दरवाजे बंद कर देती है तो फिर रास्ता क्या है? खैर, अच्छी खबर यह है कि बदलाव लाने का एक बेहतर, ज्यादा असरदार तरीका मौजूद है। एक ऐसा तरीका जो दरवाजे खोलता है, बंद नहीं करता। तो पहला सिद्धांत क्या है? ये सब शुरू होता है एक ईमानदार और सच्ची तारीफ के साथ। किसी भी सुधारात्मक बातचीत को हमेशा सराहना के साथ शुरू करना चाहिए। कार्नेगी का ये उदाहरण मतलब कितना सटीक है। तारीफ उस नोवोकेन की तरह, ये उस मुश्किल बातचीत के दर्द को कम कर देती है। जब लोग सराहना महसूस करते हैं तो वे आलोचना को एक पर्सनल अटैक के बजाय एक हेल्पफुल सलाह के तौर पर देखने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। यहां एक छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। सिर्फ एक शब्द को बदलने की ताकत देखिए। जब हम कहते हैं, लेकिन अगर तुमने मेहनत की होती, तो ये लेकिन शब्द पहली तारीफ को पूरी तरह से बेअसर कर देता है। पर जैसे ही हम और का इस्तेमाल करते हैं, और अगर तुम मेहनत करते रहोगे, तो वही बात एक प्रोत्साहन बन जाती है। और यही है अप्रत्यक्ष फीडबैक की ताकत।
चार्ल्स श्वाब का उदाहरण देखिए। उन्होंने कर्मचारियों को शर्मिंदा करने के बजाय उन्हें सम्मानित महसूस कराया। उन्होंने सीधे गलती नहीं बताई, बल्कि एक पॉजिटिव बिहेवियर का सुझाव दिया। नतीजा ये हुआ कि कर्मचारी खुशी-खुशी नियम का पालन करने लगे, बिना किसी नाराजगी के। और ये हमें दूसरे सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाता है। किसी और की गलती बताने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। ये विनम्रता का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन है। इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये सामने वाले व्यक्ति के लड़ने की वजह ही खत्म कर देता है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी गलतियों को सुनना और मानना बहुत आसान हो जाता है। इस कहानी की खूबसूरती देखिए। बस ये कहकर मेरी खुद की स्पेलिंग भी हमेशा सही नहीं होती, उस इंजीनियर ने अपनी सेक्रेटरी के लिए एक सेफ माहौल बना दिया। उसने ये साफ कर दिया कि वो उसे नीचा नहीं दिखा रहा, बल्कि वे दोनों इंसान हैं जो गलतियां करते हैं, और इसके बाद सुधार की बात सुनना बहुत आसान हो गया। हमारा अगला बड़ा आइडिया हमें एक ऑप्शन देता है, आदेश दें या सवाल पूछें। और जानते हैं कार्नेगी का जवाब क्या है? बिल्कुल साफ। लोगों को ये बताने के बजाय कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनसे पूछें कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, आदेश अक्सर विरोध पैदा कर सकते हैं, लेकिन सुझाव वो सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप लोगों को समाधान का हिस्सा बनाते हैं। इससे उनमें जिम्मेदारी और मालिकाना हक की भावना पैदा होती है और वे काम को पूरे दिल से करते हैं। जरा सोचिए, एक फैक्ट्री फोरमैन है जिसके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर है और समय हाथ से निकलता जा रहा है। वो क्या करता है? तेजी से काम करने का आदेश देने के बजाय उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया, सिचुएशन की गंभीरता समझाई और पूछा, हम इसे समय पर कैसे पूरा कर सकते हैं? आपके क्या विचार हैं? टीम ने खुद नए तरीके सुझाए और काम समय पर पूरा हो गया। सवाल पूछने से उनकी क्रिएटिविटी और भागीदारी दोनों बढ़ी। और ये हमें शायद सबसे मानवीय सिद्धांत पर लाता है। हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपनी इज्जत बचाने का मौका दें। किसी को उसकी गलती के लिए पब्लिकली शर्मिंदा करना एक लीडर की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। चार्ल्स स्टीनमेट्ज की कहानी को देखिए। जनरल इलेक्ट्रिक जानता था कि वो एक जीनियस इंजीनियर थे, लेकिन एक खराब मैनेजर। उन्हें सीधे सीधे हटाकर अपमानित करने के बजाय कंपनी ने उनकी गरिमा बनाए रखी। उन्होंने उनका पद बदला, लेकिन उनका सम्मान नहीं छीना। उन्होंने स्टीनमेट्ज को शर्मिंदगी से बचाया। ये शक्तिशाली बात इस सिद्धांत को सिर्फ एक बिजनेस की रणनीति से ऊपर उठाकर इंसानी शराफत का एक मौलिक नियम बना देती है। किसी के आत्मसम्मान को कुचलने से कुछ भी हासिल नहीं होता, सिवाय टूटे हुए रिश्तों और नाराजगी के। तो आज हमने जो मुख्य बातें सीखी हैं, उन्हें एक बार फिर दोहराते हैं। पहला, हमेशा प्रशंसा और सच्ची सराहना के साथ शुरुआत करें। दूसरा, गलतियों की ओर इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। तीसरा, पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। चौथा, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें। और पांचवा, हमेशा दूसरे व्यक्ति को शर्मिंदगी से बचाएं। तो इन सब में से सोचने वाली बात यह है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल बातचीत को बदल सकता है। इस पर जरूर विचार करें, क्योंकि सही तरीका ना सिर्फ समस्याओं को हल करता है, बल्कि रिश्तों को भी पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। सोचिए, क्या हो अगर लोगों को अपनी बात मनवाने का जो सबसे बड़ा राज है वो बहस जीतना हो ही नहीं, बल्कि कुछ और हो। आज हम डेल कार्नेगी के सबसे पावरफुल आइडियाज में से एक को समझने वाले हैं कि आखिर बिना बहस किए लोगों का दिल और दिमाग कैसे जीता जाए। कभी इस बात पे गौर किया है कि मान लीजिए कोई बहस शुरू होती है, सारे फैक्ट, सारे तथ्य हमारे पास हैं, हम लॉजिक से जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक फीलिंग आती है जैसे कुछ हार गए हों, है ना? उस इंसान का जो भरोसा है वो कहीं खो जाता है। और मजे की बात यह है कि आखिर में वो हमारी बात से सहमत भी नहीं होता। कितना अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है ना? और देखें, यही बात डेल कार्नेगी अपने स्कोट में कितनी खूबसूरती से समझाते हैं। जब हम किसी पर अपनी जीत थोपते हैं ना, तो हम असल में उनकी प्राइड को हर्ट कर रहे होते हैं, उन्हें नीचा महसूस कराते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए हमें शायद अच्छा लगे कि वाह मैं जीत गया, लेकिन असल में हम एक साथी खो देते हैं। और ये जो विरोधाभास है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि इंसानी रिश्तों में सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलता। तो सवाल ये है कि कार्नेगी का बताया हुआ वो बेहतर तरीका आखिर है क्या? चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। कहानी है एलेक्स की। एलेक्स एक बहुत ही काबिल सेल्स पर्सन था, अपने प्रोडक्ट का समझ लीजिए एक्सपर्ट। उसे सारे फीचर्स, सारे फायदे, सब कुछ मुजुबानी याद थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी,
वो अपने कस्टमर्स से कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। और शुरुआत में पता है एलेक्स क्या करता था? वो बिल्कुल पुराने तरीके से काम करता था। वो था तर्क वितर्क का राजा। एलेक्स की कहानी ना बिल्कुल पैट्रिक जे ओहेयर जैसी है, जिनका जिक्र कार्नेगी अपनी किताब में करते हैं। वो अक्सर ऑफिस से बाहर निकलते हुए खुद से कहते थे, आज तो मैंने उस आदमी को सबक सिखा दिया। हाँ, सबक तो सिखा दिया, पर कुछ बेचा नहीं। एलेक्स हर बहस जीत रहा था, लेकिन हर सेल हार रहा था। वो बार बार एक ही दीवार से टकरा रहा था, और वो दीवार थी नहीं की दीवार। फिर एक दिन एलेक्स ने एक ऐसी तकनीक खोजी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कोई नई तकनीक नहीं थी, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया था जो आया था प्राचीन एथेंस से, और इसे दिया था एक ऐसे फिलोसोफर ने जिसे इतिहास के सबसे महान इन्फ्लुएंसर्स में से एक माना जाता है। तो आखिर ये सुकराती विधि या सोक्रेटिक मेथड है क्या? देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों को जाकर बताएं कि आप गलत हैं, नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे प्यार से ऐसे सवाल पूछने की कला है जो सामने वाले को खुद ब खुद हमारी सोच की तरफ ले आते हैं। ये कोई जबरदस्ती की बहस नहीं है, ये तो एक खोज की तरह है, एक जेंटल प्रोसेस जो झगड़े की जगह सहयोग पैदा करती है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो सच में बहुत गहरी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। जब कोई नहीं कहता है तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं बोल रहा होता, उनका पूरा शरीर, उनकी नसें, मांसपेशियां, सब कुछ एक रिजेक्शन मोड में चला जाता है। वो फिजिकली पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब कोई हाँ कहता है तो कोई खिंचाव नहीं होता। उनका शरीर, उनका पूरा एटीट्यूड एक खुलेपन को दिखाता है, एक एक्सेप्टेंस को दिखाता है। तो चलिए अब वापस एलेक्स के पास चलते हैं। इन नए प्रिंसिपल्स को सीखकर अब वो एक बहुत ज़रूरी क्लाइंट मीटिंग में जा रहा है। लेकिन इस बार वो लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक सहयोगी, एक पार्टनर बनाने के लिए तैयार है। अब देखिए उसने क्या किया। एलेक्स ने बहस वाले पॉइंट से बात शुरू ही नहीं की। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ हाँ ही हो सकता था। और बस इसी एक सवाल से उसने तुरंत एक कॉमन ग्राउंड, एक आम सहमति का माहौल बना दिया। और ये है पहली और सबसे ज़रूरी टेक्निक। बातचीत को हमेशा एक पॉजिटिव दिशा में शुरू करें। ये बिल्कुल एक बिलियर्ड बॉल की तरह है। जब आप उसे एक दिशा में धकेल देते हैं तो एक मोमेंटम बन जाता है, और एक बार वो पॉजिटिव मोमेंटम बन गया तो उसे उलटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि एलेक्स ने एक सेफ माहौल बनाया था, क्लाइंट अब उससे बहस नहीं कर रहा, बल्कि अपनी असली चिंताएं बता रहा है। एलेक्स ने उसे डिफेंसिव मोड में डालने के बजाय अपनी बात कहने के लिए एक तरह से इनवाइट किया। तो अब जब क्लाइंट खुलकर बात कर रहा है, एलेक्स अगले और बहुत ही जरूरी कदम की ओर बढ़ता है। बहस करने की जगह एलेक्स एक पल के लिए रुकता है और ईमानदारी से क्लाइंट के नजरिए को समझने की कोशिश करता है। वो खुद से पूछता है, अच्छा, अगर मैं इनकी जगह होता तो मुझे कैसा लगता? ये ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं? इनकी असली चिंताएं क्या हैं? देखिए, एलेक्स क्लाइंट की फीलिंग्स को वैलिडेट करता है। वो ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत सोच रहे हैं। वो कहता है, मैं समझ सकता हूँ। और फिर वो उन्हें और बताने के लिए एनकरेज करता है, जो हमें हमारी अगली टेक्निक पर लेकर आता है। कार्नेगी इसे कहते हैं सेफ्टी वॉल्व। मतलब जैसे प्रेशर कुकर से भाप निकलने देना जरूरी होता है, वैसे ही लोगों को अपनी बात पूरी तरह से कहने का मौका देना जरूरी है। जब तक उन्हें ये नहीं लगेगा कि उनकी बात सुनी गई है, तब तक वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो बस धैर्य से सुनना एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और अब देखिए क्या होता है। क्योंकि क्लाइंट को लगा कि उसकी बात सुनी और समझी जा रही है, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं गिना रहा, अब वो सोल्यूशन बता रहा है। उसने एलेक्स को साफ साफ बता दिया है कि उसे जीतने के लिए आखिर चाहिए क्या। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये बहुत अहम है। एलेक्स इस सॉल्यूशन को अपने आइडिया की तरह पेश नहीं कर रहा, नहीं, वो तो क्लाइंट के ही शब्दों को उठाकर बस धीरे से एक सुझाव दे रहा है, और वो भी एक सवाल के रूप में, जिससे कंट्रोल क्लाइंट के ही हाथों में रहे। देखिए, किसी को भी ये महसूस करना अच्छा नहीं लगता कि उसे कोई कुछ बेच रहा है या कुछ करने के लिए कह रहा है। हम सबको ये फील करना पसंद है कि फैसला हमारा है, कि हम अपनी मर्जी से कुछ खरीद रहे हैं। और जब लोगों को ये लगता है ना कि आइडिया उनका खुद का है, तो वो सिर्फ उससे सहमत नहीं होते, बल्कि उसे कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। और नतीजा, एलेक्स को वो सेल मिल जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसने कोई बहस नहीं जीती, उसने एक पार्टनर बनाया।
क्लाइंट खुश है क्योंकि उसे एक ऐसा प्लान मिला है जो उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, और एलेक्स खुश है क्योंकि उसने लड़ाई से नहीं बल्कि सहयोग से अपना लक्ष्य हासिल किया है। तो एलेक्स की कहानी इन प्रिंसिपल्स का एक बेहतरीन उदाहरण है, लेकिन सवाल ये है कि हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे एक सिंपल एक्शन लेने लायक फॉर्मूले में तोड़ते हैं। तो ये हैं वो 4 कदम। नंबर 1, सोक्रेटिक मेथड, हमेशा हाँ से शुरुआत करें। दूसरा, सेफ्टी वॉल्व, सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दें और ध्यान से सुनें। तीसरा, क्रिएशन की चिंगारी, उन्हें महसूस होने दें कि आइडिया उनका है। और चौथा, ईमानदार नजरिया, हमेशा चीजों को उनके एंगल से देखने की कोशिश करें। अब देखिए, ये सुनने में सिंपल लगते हैं, पर इन्हें अमल में लाना आसान नहीं है। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। और हेनरी फोर्ड इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। ये सब कुछ बस नजरिए का खेल है। एक पल के लिए अपनी दुनिया से बाहर निकलना और ईमानदारी से दूसरे की दुनिया को देखने की कोशिश करना। सच मानिए, यही ह्यूमन रिलेशनशिप्स में महारत हासिल करने की चाबी है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। अपनी अगली किसी असहमति के बारे में सोचिए, चाहे वो काम पर हो, घर पर हो या किसी दोस्त के साथ हो। क्या होगा अगर अगली बार बहस में उतरने के बजाय इन प्रिंसिपल्स को लागू करने की कोशिश की जाए? क्या कुछ नया खोजा जा सकता है? किस तरह का एक नया सहयोग बनाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।